तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस की कि आपके पास किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं हिंदी को लेकर, जो कि समास से, संज्ञा से, अलंकार हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ किस तरह से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे मैंने लिखा है मनमाना में कौन सा समास है। तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। पहले हम इसका समास का विग्रह करेंगे, जो कि होगा मन से माना, यानी कि मन से माना। तो अब हम पहले इनके ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। जैसे अव्ययभाव समास में, अव्ययभाव समास में मैंने आपको बताया था कि उसका पहला पद होता है अव्यय होता है, यानी कि आप मान लें वो उपसर्ग होता है, और इसमें तो कोई उपसर्ग आपको लगता नहीं है, कोई अव्यय तो है नहीं, तो ये ऑप्शन, ये तो अव्ययभाव समास तो होगा नहीं। फिर आते हैं कर्मधारय समास में। अब कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था कि जो है जहाँ पे किसी की विशेषता बताई जाती है, यानी कि एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, तो यहाँ पे भी किसी की विशेषता को बता नहीं रहा है। अब बात आती है यहाँ पे जैसे बहुब्रीहि समास में देखें, तो बहुब्रीहि समास में मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है किसी दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप से जो है बताता है, तो वहां पे जो है बहुब्रीहि समास आ जाता है। तो ये तीनों तो हमारे नहीं होंगे। अब बात आएगी कि ये फिर हमारे क्या होगा, तत्पुरुष समास। ये हमारा होगा तत्पुरुष समास, यानी मन से माना। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि तत्पुरुष समास का भी कौन सा कारक चिन्ह इसमें आएगा। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में हमने लिखा है कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है। ये आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है। तो इसमें जो ये रेखांकित जो शब्द है वो क्या है, वो सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है। तो हम यहाँ देखेंगे विद्वान जो है क्या हो सकता है, सर्वनाम जिसे हम संज्ञा की जगह पे यूज करते हैं, तो सर्वनाम तो है नहीं। विशेषण, ये विशेषण हो सकता है। अगर हम सिर्फ विद्वान को देखें तो विद्वान एक प्रकार से विशेषण है, लेकिन जब हम विशेषण को वाक्य के शुरुआत में हम उसका प्रयोग करते हैं तो वहां पे विशेषण न रह करके वो हमारा संज्ञा हो जाता है, यानी कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो विद्वान शब्द है, जो विद्वान एक विशेषण है, यानी विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पे जो विद्वान शब्द है वो जितनी भी विद्वान जाति है, विद्वान लोग हैं, उनकी जाति को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये संज्ञा, ये हो जाएगी हमारी संज्ञा, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की, जिसमें लिखा है कि काली घटा का घमंड घटा। इसमें इस वाक्य में क्या है, कौन सा अलंकार हमारा है। तो यहाँ पे बात करती है, पहले हम देख लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या बताते हैं कि, तो हम बात करते हैं कि उपमा अलंकार, पहले उपमा अलंकार देख लेते हैं कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि हमारा एक उपमेय और एक उपमान, यानी कि दो वाक्यों की या दो चीजों की जो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। चलो, उपमा अलंकार में हमारे पास आता है कि दो चीजें हैं, दो व्यक्ति हैं या कुछ भी चीजें, उनकी जब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी कि किसी को किसी दूसरे की तरह हम बताते हैं, तो वहां पे हमारा उपमा अलंकार आता है। अब रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ पे उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं होता, यानी हमें पता नहीं चलता है कि किसकी तुलना किससे की जा रही है, तो वहां पे क्या आता है, हमारा रूपक अलंकार आता है। अब आती है यमक अलंकार की। यमक अलंकार में जो है हमारे क्या आता है कि एक ही शब्द जब दो बार आता है और जो दोनों का अर्थ जहाँ पे अलग अलग होता है, वहां पे हमारा यमक अलंकार होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक घटा ये है, एक घटा ये है, यानी कि एक ही शब्द दो बार आया है, और इसमें क्या है, दोनों जगह पे इनका अर्थ अलग अलग है। इसमें कहा है कि काली घटा का घमंड घटा। एक काली घटा तो हो गई, जिसे हम जैसे घटा कहते हैं कि रंगीन घटा है, ऐसे घटाएं ये कहते हैं, और एक घटा जो है वो घटने के लिए कहा गया। तो यानी कि यहाँ पे एक शब्द जो है वो दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसीलिए ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अब बात चौथे प्रश्न की करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि गिरधारी किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। हम जानते हैं कि रचना के आधार पे जो है हमारे जो शब्द हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़। रूढ़ में कैसे शब्द आते हैं, रूढ़ शब्द जो उन्हें कहते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, मतलब कि जिस शब्द को अगर हम तोड़े तो उनका कोई अर्थ ना हो, दोनों जो दो पद बनेंगे उनका दोनों का कोई अर्थ ना हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूं नल, तो न को अगर हम तोड़ेंगे या न प्लस ल करेंगे तो ना तो न का कोई अर्थ है और ना ही ल का कोई अर्थ है। तो ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द में आते हैं। जैसे कि एक उदाहरण और
चावल। तो इसको अगर हम अलग करें तो चा प्लस वल ऐसा कोई शब्द हो ही नहीं रहा है इन चीजों का, तो ऐसे शब्द हमारे रूढ़ शब्द में आते हैं। दूसरा आ गया हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो है हमारे कैसे आता है, जिनका हम खंड कर सकते हैं, जिनका हम खंड करेंगे तो सार्थक होगा। जैसे कि अगर हम ले लें विज्ञान, विज्ञान, तो इसका हम जब जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वी प्लस ज्ञान, यानी कि एक विशेष ज्ञान, उसको हम क्या कहेंगे, विज्ञान। तो ऐसे शब्द जो है हमारे यौगिक शब्द में आते हैं। अब जब बात योगरूढ़ शब्द की आती है, तो योगरूढ़ शब्द में क्या है, जैसा मैंने आपको बहुब्रीहि समास में बताया था कि जो है किसी दूसरे व्यक्ति को डिनोट करते हैं, तो वैसे ही शब्द योगरूढ़ में आते हैं। जैसे कि नीलकंठ, महादेव और दशानन वगैरह ऐसे शब्द जो है हमारे योगरूढ़ शब्द में आते हैं। तो ये गिरधारी, गिरधारी का अर्थ क्या हुआ, यानी कि गिर को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो गिरधारी शब्द है वो श्री कृष्ण के बारे में हमें बता रहा है। तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ये शब्द हमें जो है इस शब्द से न लेकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से उसे हमें दर्शा रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये योगरूढ़ शब्द है। तो जितने भी बहुब्रीहि समास के हमारे पास उदाहरण होते हैं वो सारे हमारे योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। लड़का सोता है, वाक्य में वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, सकर्मक है या अकर्मक है। अब हम जानते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक में कहेंगे कि जो है जिसमें क्या है, जो कार्य जो इंसान कार्य कर रहा है, अगर उसका प्रभाव, अगर उसका मतलब वो कार्य जो है कर्म पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जहां पे कर्म पर उसका कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, उसका कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। तो लड़का सोता है, मतलब कि कोई कर्म कर रहा है, सोना कोई कर्म नहीं होता है। सोना आदमी सो जाता है, या तो कोई करेगी, कोई बोझा उठा रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो वो कार्य होगा, वो यानी कार्य कर रहा है। जब वो सो रहा है तो उसमें कोई क्रिया हो नहीं रही है, तो इसलिए ऐसे जो वाक्य है वो हमारी अकर्मक क्रिया में आ जाएंगे। अब बात आती है छठे प्रश्न की। तो छठे प्रश्न में लिखा है कि जो ये वासुदेव है, वासुदेव में प्रयुक्त शब्द है। ये प्रश्न हमारे अभी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया था कि वासुदेव में कौन सा शब्द, कौन सा प्रत्यय है, और काफी बच्चों ने गलत भी किया, क्योंकि हम जैसे प्रत्यय उपसर्ग जब हम देखते हैं तो उसमें हम उनके खंड करते हैं, यानी उसकी संधि करते हैं, उसको तोड़ते हैं। हमें पता है जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगता है, यानी कि मूल शब्द के बाद जो एक शब्द दूसरा शब्द या लग के, जो वर्ण या शब्द लग के जो है दूसरा उसकी मीनिंग बदल देता है, उसको हम प्रत्यय कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वासुदेव खुद में ही एक मूल शब्द है, ये इसमें कोई प्रत्यय नहीं, यानी कि इसमें ये व है वासुदेव, तो व लास्ट में इसमें हमारे पास अप्रत्यय होगा। काफी बच्चों ने इसमें एव किया, काफी ने इव किया था, किसी ने अव किया था। तो जो है इसमें वासुदेव, जब हम देखेंगे तो वासुदेव जो है पूरे खुद में मूल शब्द है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, हमारा अप्रत्यय होगा। अब आता है सातवें प्रश्न पे। सातवें में लिखा हमने निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। अब पहली बात आती है प्रविशेषण किसे कहते हैं। एक होता है विशेषण, एक होता है प्रविशेषण। विशेषण जो विशेषता बताता है, और प्रविशेषण हम कहते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा कुशल, ईमानदार और पराक्रमी है, ये हमारे विशेषण है, यानी कि किसी की विशेषता बताता है। हम कहते हैं कि वह जो है इस कार्य को करने में कुशल है, तो ये कुशल हो गया हमारा विशेषण। ईमानदार, हम कहते हैं कि भाई उस इंसान को ये काम दो, ये बहुत ईमानदार है, तो ये ईमानदार भी उसकी विशेषता हो गई। पराक्रमी, पराक्रमी भी एक विशेषण हो गया। ये अत्यंत, अत्यंत, जैसे हमने कहा कि ये क्या है, अत्यंत सुंदर साड़ी है, तो यानी कि साड़ी के बारे में तो बता रहा है कि साड़ी सुंदर है, लेकिन अत्यंत है, यानी कि विशेषण की विशेषता बता रही है कि बहुत सुंदर है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा प्रविशेषण हो जाएगा अत्यंत। अब बात आती है आठवें प्रश्न की कि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि जिसमें क्या है, उपसर्ग नहीं है। तो हम यहाँ पे इनके क्या है, संधि करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा विज्ञान का, हमारे पास हो जाएगा वी प्लस ज्ञान, यानी कि इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग जो है हमें पता है कि उपसर्ग क्या है, वो मूल शब्द के पहले लगता है, शुरुआत में लगता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वी हमारे पास उपसर्ग हो गया। ये अधिवक्ता है, तो यहाँ पे अधि धन वक्ता,
तो यहाँ पे हमारे पास जो अधि है वो एक उपसर्ग है। अब प्राचार्य में आता है प्र प्लस आचार्य, तो यहाँ पे भी जो ये प्र है हमारे पास उपसर्ग है। लेकिन अगर हम ये छात्र का संधि विच्छेद करके देखें तो ये छ प्लस त्र, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। अगर हम यहाँ पे वी प्लस ज्ञान करते हैं तो वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। एक विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अधिवक्ता या अधि यानी अधिकार, वक्ता यानी बोलने का अधिकार। अधिवक्ता जो है हमारे यहाँ वकील को कहते हैं, यानी कि उसे किसी व्यक्ति के पक्ष में बोलने का अधिकार है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिवक्ता कहते हैं। प्राचार्य हमें पता है कि प्र आचार्य यानी कि जो आचार्यों में सबसे मुख्य है, जो प्रमुख है, जो मुखिया है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राचार्य कहते हैं। और छात्र में तो इनका हम अगर कोई संधि करके देखें तो इसमें कोई अर्थ नहीं हो रहा है, ना छा का ना त्र का, तो जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि जिसमें क्या है हमारे पास कोई उपसर्ग नहीं है। तो ये थे हमारे पास 8 सवाल जो कि हमें बताते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे पास इसमें आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। तो थैंक यू। मुझे पता होगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक यू।